Bismillahirrahmanirrahim. Federal Public Service Commission has recently conducted CSS special examination. CSS स्पेशल एग्जामिनेशन के अंदर जेंडर स्टडीज़ का जो पेपर था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी पेपर. ऐसे एस्पायरेंट्स जो कि बड़ा साउंड ग्रिप रखते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट की थेरीज़ को समझते हैं, सब्जेक्ट के मुख्तलिफ पैराडाइम्स को समझते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, उनके लिए ये पेपर बिल्कुल आसान था. बट वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने सब्जेक्ट को जस्ट गो थ्रू किया हुआ था, उनके लिए पेपर वाज वेरी डिफ़िकल्ट. आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस देंगे और हम आपको बताएंगे कि आपने इस पेपर को किस तरह से करके अटैम्प्ट करना था, और फ्यूचर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर को अगर अटैम्प्ट करें तो वो किस तरह से इस पेपर को देखेंगे और अटैम्प्ट करेंगे. वन बाय वन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो था सब्जेक्टिव के अंदर वो था वुमेन एम्पावरमेंट थ्योरी को आपने डिस्कस करना था, और आपने अपने आंसर के अंदर जो है वो 3 लेवल एंड 5 लेवल मॉडल्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट करना था. अब समझने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल एक स्टूडेंट्स के लिए चीज़ नहीं थी कि वुमेन एम्पावरमेंट तो हमने सुना हुआ है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट थ्योरी क्या है. तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट थ्योरी वही है जो वुमेन एम्पावरमेंट होती है. वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वुमेन मस्ट बी इक्वल टू द मैन. इट वाज ऑल अबाउट द जेंडर इक्वालिटी. एक तो आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था, यही वुमेन एम्पावरमेंट थ्योरी है. फिर आपने जो 5 लेवल मॉडल्स और 3 लेवल मॉडल को डिस्कस करना था. ये 5 लेवल ज़ैम्बियन एक फेमिनिस्ट और एक सोशोलॉजिस्ट खातून थी, सारा लॉन्गवी, उन्होंने ये मॉडल दिया था 5 मॉडल और 3 मॉडल. 5 मॉडल जो वुमेन एम्पावरमेंट का है वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता है. वो 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं, 5 लेवल्स कौन कौन से हैं, वो आप देखें कि वो 5 लेवल हैं. सबसे पहले एक्सेस, कंट्रोल, पार्टिसिपेशन, कॉन्सेंटिएशन, और आपका जो लास्ट था दैट वाज वेलफेयर. ये 5 लेवल्स हैं. इन 5 लेवल्स को आपने 1 बाय 1 डिस्कस करना था कि वुमन की पार्टिसिपेशन, वुमन की वेलफेयर, वुमन की आइडेंटिटी, कॉन्सेंटिएशन जो उसकी मेंटल आइडेंटिटी है, और वुमन की एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी थी. फिर इसके साथ ही रिलेटेड है 3 लेवल्स, वो इसी के साथ मुंसलिक है. वो 3 लेवल्स का मतलब ये चीज़ है कि ये जो 5 लेवल का इम्पैक्ट है वो 3 डिफरेंट लेवल्स में आपने डिस्कस करना था. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, और न्यूट्रल कहाँ पे था. तो ये 3 लेवल का मतलब है नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल. तो ये सवाल आपने इस तरह से डिस्कस करना था. अगर आपने इसको इसी तरह से डिस्कस किया तो देन यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज जो है वो आपके मार्क्स जो है उसमें कम आएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 जो था दैट वाज अबाउट व्हाई इज इट सॉरी आउटलाइन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑन जेंडर इक्वालिटी. ये बड़ा ही अच्छा सवाल था. अब ये वो सवाल था जिसमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं होता तो हम उस सवाल को अटैम्प्ट ही नहीं करते. ये सवाल के अंदर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो पाकिस्तान ने आज तक इंटरनेशनली की हैं रिलेटेड टू द जेंडर इक्वालिटी, उन कमिटमेंट्स को आपने आउटलाइन करना था और उसकी इम्प्लीकेशंस हमने देखनी थी, इम्प्लीमेंटेशंस देखनी थी कि पाकिस्तान में स्टेटस क्या है इस चीज़ का. तो वो मैं कम से कम कोई 10 से एक जो कमिटमेंट्स हैं वो मैं बताता होता हूँ स्टूडेंट्स को. कि सबसे पहले तो एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था. यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमन, यानी CEDAW. पाकिस्तान इसका मेंबर था और ये 1996 के अंदर पाकिस्तान ने इसको साइन किया था. सो पाकिस्तान जो है, इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान अपने सारे जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमन है वो उसको ख़त्म करेगा. ये पहली इंटरनेशनल कमिटमेंट थी. फिर बीजिंग जो डेक्लेरेशन है, जो कि एक आप ये कह लें कि बीजिंग डेक्लेरेशन 1995 के अंदर हुआ, पाकिस्तान ने वहाँ पे भी कमिटमेंट की. नंबर 2, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर आए. उसके अंदर 17 गोल्स हैं, उसमें से जो वो गोल एक गोल जो है वो दैट इज़ अबाउट दी वुमन एंड जेंडर इक्वालिटी. पाकिस्तान उसका भी मेंबर है. फिर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है 1325, उसके मुताबिक भी वुमन जो है वो दे कैन प्ले द रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स, उसका भी मेंबर है. फिर कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, पाकिस्तान उसका भी सिग्नेटरी मेंबर है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कन्वेंशन का भी पाकिस्तान मेंबर है, पाकिस्तान ने उसको भी साइन किया हुआ है. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को भी पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है.
ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट पाकिस्तान ने उसको भी साइन किया हुआ है। अच्छा, जीपीएस प्लस जो एग्रीमेंट था यूरोपीय यूनियन के साथ, जब पाकिस्तान को जीपीएस प्लस मिला था, उसमें भी जेंडर इक्वालिटी शामिल थी। और फिर रीजनल कमिटमेंट्स जैसे सार्क और बाकी इदारों के साथ कमिटमेंट्स हैं, वहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी थी। तो ये 10 मुख्तलिफ किस्म की कमिटमेंट्स थी जो पाकिस्तान ने जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे की हुई हैं। अब इन कमिटमेंट्स की इम्प्लीकेशंस को अगर हम देखें तो किसी हद तक पाकिस्तान में इसके ऊपर काम तो हो रहा है। तो हमने इम्प्लीकेशंस लिखनी थी कि क्या इन एरियाज के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह से ये आपका सवाल जो है पूरा होता था, और इस सवाल के अंदर आपको ज़्यादा मार्क्स जो है वो मिल सकते थे। तो ये 10 कमिटमेंट्स आपने, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो पेपर के अंदर था, दैट वाज व्हाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन टू बी इक्वल इन सोसाइटी। सबसे पहली चीज़ के उसकी इक्वल क्यों इम्पॉर्टेंट है जी, वुमेन का जो है वो सोसाइटी के अंदर इक्वल होना। तो उस हवाले से एग्जामिनर ने ये पूछा कि वेस्टर्न और मुस्लिम फिलोसफर्स किस तरह से जस्टिफाई करते हैं इस इक्वालिटी को। तो आपने सबसे पहले तो जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है, फिर आपने ये बात करनी है कि चूंकि जो जेंडर इक्वालिटी किन एरियाज़ के अंदर होती है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन सारे एरियाज़ के अंदर जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी होगी तो एक हेल्दी और सस्टेनेबल सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश होगी। इसके ऊपर वेस्टर्न फिलोसफर्स क्या कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी क्यों हो, और मुस्लिम फिलोसफर्स क्या कहते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वेस्टर्न फिलोसफर्स फोकस करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर। और जो मुस्लिम फिलोसफर्स हैं वो भी एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, फैमिली के ऊपर फोकस करते हैं, कम्युनिटी के ऊपर फोकस करते हैं, इजमा के ऊपर फोकस करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है रिलेटेड टू वुमेन उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव आपने डिस्कस करने थे, वेस्टर्न क्या कहता है और जो आपका मुस्लिम जो फिलोसफर्स हैं या फेमिनिस्ट हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वेस्टर्न का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया और वेस्टर्न और मुस्लिम्स का भी बताया, और इसको आपने इस तरह से करके इनकॉर्पोरेट करना था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4, जेंडर इक्वालिटी इज वन ऑफ द की एरियाज ऑफ सोशल hierarchies in almost all societies. Explain gender inequalities in Pakistan society with reference to Patricia Hill Collins theory of matrix of domination. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इनइक्वालिटी पाई जाती है, नो डाउट इन इट। आपने इसको डिस्कस करना था कि इनइक्वालिटी क्यों पाई जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, इनइक्वालिटी पाई जाती है एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हेल्थ के अंदर, एक्सेस टू रिसोर्सेज के अंदर, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इनइक्वालिटी पाई जाती है। अगर हम बात करें कि पैट्रिशिया जो हिल कॉलिन का कॉन्सेप्ट है, पैट्रिशिया हिल कॉलिन का जो कॉन्सेप्ट है, पैट्रिशिया हिल कॉलिन एक अफ्रीकन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे और फेमिनिस्ट स्कॉलर थी। वो कॉन्सेंट्रेट करती है मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशन। उनकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशन जिसको आप कहते हैं, कि ये बताती है कि हाउ वेरियस सोशल कैटेगरीज इंक्लूडिंग रेस, क्लास, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इंटरसेक्ट एंड शेप इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन एंड प्रिविलेज। ठीक है, इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव में आपने जो है वो डिस्कस करना था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनइक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट करती है। ये थ्योरी किस चीज़ पे फोकस करती है कि किस तरह से रेस, क्लास, जेंडर और सेक्सुअलिटी जो है वो इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस को जो है वो एक्सप्रेस करती है, और किस तरह से वो ऑपरेशन और प्रिविलेज, कुछ लोग ऑप्रेस्ड होते हैं, कुछ प्रिविलेज होते हैं, उनको डिटरमिन करती है। तो ये असल में जो था वो आपका था मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशन। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना था कि आपने पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं वो बयान करने थे इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव में, और फिर इस कॉलिन्स की जो थ्योरी है उसको आपने डिस्कस करना था कि वो थ्योरी किस तरह से इंटरसेक्ट करती है रेस, जेंडर और क्लास और इन सारी चीज़ों को, और किस तरह से इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस और ऑपरेशन और प्रिविलेज जो लोग हैं उनको डिटरमिन करती है कि क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था
Discuss feminist perspective on globalization. Your answer should give example from Pakistan society. अब इट वाज वेरी लाइक ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था। इसमें जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना जेंडर के अंदर, तो उसमें आपने कुछ थेरीज को जो है वो एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे डिपेंडेंसी थेरी, फिर आप डिस्कस करेंगे मॉडर्नाइजेशन थेरी, फिर आप वर्ल्ड सिस्टम थेरी को डिस्कस करेंगे, और फिर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को डिस्कस करेंगे। इनके पर्सपेक्टिव में आप ये डिस्कस करेंगे कि अगर इन थेरीज की एप्लीकेशन हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो वो किस तरह से हो सकती है, और ग्लोबली किस तरह से हो सकती है, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप इन थेरीज को किस तरह से लेते हैं। तो फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता था। यानी इस क्वेश्चन के अंदर यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द थेरीज, डिपेंडेंसी थेरी, आपकी मॉडर्नाइजेशन थेरी, आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, और आपका वर्ल्ड सिस्टम थेरी, ये आप डिस्कस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूरा होगा, और फिर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आप उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एक्सप्लेन जेंडर इनइक्वालिटीज एंड वुमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन इन डेवलपिंग वर्ल्ड इन द लाइट ऑफ मॉडर्नाइजेशन थेरी। बड़ा ही ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने वुमन इनइक्वालिटीज और सबऑर्डिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटीज और वुमन सबऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस किया। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किस चीज के ऊपर फोकस करती है, ये गौर से सुनिएगा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि एक रियासत के अंदर, एक मुआशरे के अंदर जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगी, और जेंडर इक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। और जहां इकोनॉमिक ग्रोथ कम है वहां मॉडर्नाइजेशन कम है, और वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो ज्यादा है। तो ये आपने इस पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना था इस सवाल को। और उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज लाइक के 3 उसने दिए हुए थे, 3 में से 2 के ऊपर आपने नोट लिखना था, एक फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट और एक इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट और इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट दरअसल इट वाज अ थ्योरी दैट वाज गिवन इन 2004 बाय सैंड्रा हार्डिंग। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी और इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी जो है ना, दे आर क्लोजली रिलेटेड फ्रेमवर्क्स, एंड बोथ यानी कि फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी और institutional ethnography challenge traditional social science and epistemological approaches. While they share some common themes, they are distinct theoretical perspectives with unique focus and applications. अगर हम फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी की बात करें तो इसको हम फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं, या फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। वो इस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि ये एक थेरेटिकल फ्रेमवर्क है फेमिनिस्ट फिलॉसफी के अंदर। ये फोकस करता है कि एक हाउ वंस सोशल पोजीशन और स्टैंड पॉइंट, यानी किसी की सोशल पोजीशन पर्टिकुलरली एज अ वुमन और अ मेंबर ऑफ द अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि जैसे थर्ड जेंडर है, किस तरह से एज अ वुमन या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का मेंबर कैन शेप वंस नॉलेज, पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। कि एक मार्जिनलाइज ग्रुप का इंडिविजुअल या एक वुमन किस तरह से शेप कर सकती है अपना नॉलेज, अपने पर्सपेक्टिव्स कैसे बिल्डअप कर सकती है, और अपने अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड। और दिस थ्योरी चैलेंज द ट्रेडिशनल ऑफ्टन मेल ओरिएंटेड एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ नॉलेज, जो कि हमारे यहाँ आप पढ़ते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है वो भी जेंडर बेस्ड नॉलेज होता है। तो ये जो फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी है, ये जो नॉलेज है इसको भी चैलेंज करती है ट्रेडिशनल नॉलेज को। तो ये जो है ये आपने 10 नंबर के ऊपर इसके ऊपर करना था। इसका जो पार्ट 2 था दैट वाज जेंडर स्ट्रेटेजिक नीड एंड जेंडर प्रैक्टिकल नीड्स। अब ये बड़ा आसान है कि जेंडर स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या होती हैं और जेंडर प्रैक्टिकल नीड्स क्या होती हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल नीड्स की, अराइज फ्रॉम द एक्चुअल कंडीशन विच वुमेन एंड मैन एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ जेंडर रोल असाइंड टू देम। जेंडर प्रैक्टिकल नीड्स क्या हुई? प्रैक्टिकल नीड्स अराइज फ्रॉम द एक्चुअल कंडीशन विच वुमन एंड मेन एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ देयर जेंडर रोल। यानी जो जेंडर रोल सोसाइटी ने मेन और वुमन को असाइन कर दिया है,
आप उसको जब डिटरमिन करते हैं, उनकी एक्चुअल कंडीशंस को जब आप डिटरमिन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल नीड्स। और अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक नीड्स की, तो दीज नीड्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द वुमन टू मैन इन सोसाइटी। यानी कि ये जो है ये ओवरकम करती हैं जो सबऑर्डिनेशन है वुमन की सोसाइटी के अंदर। यानी स्ट्रेटेजिक नीड्स, प्रैक्टिकल नीड्स, जो रोल सोसाइटी ने दे दिया मेन और वुमन को, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो प्रैक्टिकल नीड्स है। और स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या है कि चूंकि वुमन सब ऑर्डिनेटेड है, तो स्ट्रेटेजिक नीड्स आर द नीड्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द वुमन टू मेन इन द सोसाइटी, एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स आर रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन। सो दिस वाज, और इसका जो इसी पेपर का जो पार्ट 3 था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वुमन सफरेज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम वुमन सफरेज की देखें तो ये लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो सफरेजिस्ट मूवमेंट की जो है वो इब्तिदा हुई थी। तो वहाँ से उसकी हिस्ट्री है, यानी फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है वो उसकी हिस्ट्री जो है वो सफरेजिस्ट हिस्ट्री है। सो इट वाज द ओवरऑल पेपर ऑफ द जेंडर स्टडी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रिकी पेपर, बट अगर किसी को कॉन्सेप्चुअली पेपर अच्छा आता था तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकता है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।